चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 9, अध्याय या चैप्टर 9। चैप्टर 9 में क्या दिया गया है बोलो। अच्छा, और तो इस अध्याय में ये बताया गया है कि भरण पोषण का आदेश आपको देने के लिए कहा गया है, मेंटेनेंस का आदेश देने के लिए कहा गया है। ठीक है, मेंटेनेंस का आदेश चैप्टर 9। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि मेंटेनेंस का जो प्रावधान है, प्रोविज़न है, वो किस चैप्टर में है। तो इसको भी दिमाग में रखना है कि चैप्टर 9। ठीक है, हमने इसके पहले के क्लास में आपको कहा था कि ये जो चैप्टर है ये किसी भी दृष्टि से क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत नहीं आता। ठीक है, ये एक सामाजिक क्या है, ये एक प्रकार का जो चैप्टर है ये एक सोशल अरेंजमेंट है, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, ये सामाजिक एक व्यवस्था है, पहले आपको हमने बताया था। ठीक, इसका जो उद्देश्य है इस चैप्टर का, ये कोई पनिशमेंट देना नहीं है, किसी व्यक्ति को दंड देना नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ देखो जो भी आपको लिखवाया यहाँ पर जाता है इसको पॉइंट बनाकर लिख लिया करो, इस वजह से कि प्रीलिम्स में अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पर आ रहे हैं। ठीक है, रटा नहीं कि जो आपको दे दिया गया बस उसी पर आप कायम हो। तो एक कॉन्सेप्ट बेस या इसके अलावा जो कथन कारण वाले क्वेश्चन आपके मिलते हैं ना, तो कथन कारण में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो साथ में इसका उद्देश्य कोई दंड देना नहीं है, बल्कि क्या है, हमने कहा था आवारागर्दी को रोकना है। ठीक, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, प्रिवेंटिव है, निवारण। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, निवारण करना, किसी चीज़ को पहले से ही प्रिवेंट कर देना, रोक देना। हाँ, ताकि जो आपराधिक प्रवृत्ति है उससे आपको आपराधिक प्रवृत्ति को रोका जा सके। ठीक है, किसी के पास भाई जो भी क्राइम होते हैं, अधिकांश क्राइम किसके लिए होते हैं, पैसे रुपए के लिए होते हैं, आर्थिक होते हैं। तो आर्थिक जो यहाँ पर अगर आपके बच्चे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पत्नी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, माँ बाप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति या आवारागर्दी, चरस गांजा, तो तमाम तरह की बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसको रोकने का इस चैप्टर का उद्देश्य है, यानी कि ये प्रिवेंटिव ऑब्जेक्ट रखता है ये चैप्टर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, क्योंकि कथन कारण भी आजकल प्रीलिम्स में आना शुरू हो गया है, लॉ में भी। ठीक है, तो ये आपका, इसके अलावा हमने आपको यही कहा था कि इस ये जो है चैप्टर 9, ठीक है, ये एक स्पेशल प्रोविज़न है। ये क्या है, हाँ आइए, चैप्टर 9 जो है एक स्पेशल प्रोविज़न है। स्पेशल प्रोविज़न का अर्थ क्या है भाई, हमने आपसे यही कहा था कि जो मेंटेनेंस की कार्रवाई होती है, भरण पोषण, वो दो प्रकार से आपको प्राप्त होती है। पहला सिविल तरीके से। सिविल का अर्थ क्या है, आप जिस विधि से, जिस लॉ से आप गवर्न हो रहे हैं उस लॉ के तहत ही आपको सिविल राइट है कि आप मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मुस्लिम विधि में अलग है प्रावधान, हिंदू विधि में अलग है, जो कि हमने आपको बताया था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का जो सेक्शन 24 है उसके अंतर्गत। ठीक है, ये 24 का जिक्र अभी आप लोग फिर एक बार मुझे दिलाइएगा यार, क्योंकि एक जैसे आप ही ने पूछा था कि सर पत्नी को
अगर पत्नी सक्षम है और पति अगर बेरोजगार है तो क्या पत्नी को भी आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसका हम जिक्र करेंगे सिविल, ठीक है, सिविल, हाँ, क्योंकि क्रिमिनल के प्रावधान अलग है। क्रिमिनल में तो हमने आपसे यही कहा था कि सीआरपीसी में पत्नी को ऐसा कोई आदेश देने का राइट मजिस्ट्रेट को नहीं है, ठीक है। 482 में आप जाइए, वो बात अलग है, लेकिन सिविल में आप जाएंगे तो आपके राइट थोड़े से विस्तार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भरण पोषण का एक तो सिविल में और साथ में यहाँ पर आपराधिक, या कहाँ पर, सीआरपीसी में आपराधिक विधि, ठीक। तो दो प्रकार की व्यवस्था हम देखने को मिलते हैं। आपराधिक विधि वाली जो व्यवस्था है, याद रखिएगा, ये तत्कालिक राहत देने के लिए होता है। किस लिए? तत्काल राहत देने के लिए। भाई सिविल क्या है? सिविल में लंबी प्रक्रिया चलती है, साक्ष्य लिए जाते हैं, तमाम मामले फिर उसको स्थगित किए जाते हैं, काफ़ी समय लग सकता है। तो इस स्थिति में जो आपराधिक विधि है वो आपको तत्कालिक राहत देती है, ठीक है। तो ये फास्ट काम करने के लिए, भाई भरण पोषण क्या है? रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा व्यवस्था। तो इसके लिए आप अगर हम कहें कि चलो 1 साल तक मुकदमा चलेगा, तो 1 साल में वो व्यक्ति करेगा क्या बताओ, ठीक है। तो इस वजह से ये इसका प्रावधान किया गया है आपराधिक विधि में कि आपको तुरंत का तुरंत मेंटेनेंस मिल सके, ठीक है। समझ में आया? इसके अलावा यहीं पर एक बात थोड़ा सा अब बता दें, क्योंकि उस दिन भी बताना, आप लोग इतनी बातें कर दिए थे ना कि क्लास जो है वो यहाँ से वहाँ चला गया तो आज आप लोग बातें मत करिए। हाँ, दंडिक प्रक्रिया नहीं, पहले आपको बताया था कि इसको सीआरपीसी में रखा सिर्फ इस वजह से गया है कि आपको जल्दी से जल्दी उसका कुछ तत्कालिक राहत मिले। हाँ, तत्कालिक आपको तुरंत का तुरंत आपको रिलीफ मिले, इसके लिए इसको डाला गया सीआरपीसी, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? प्रिवेंटिव है, कहीं भी आपको दंड देने का उद्देश्य नहीं। ये नहीं कि आपको इसके लिए, भाई हमने आपको पहले ही कहा था कि ये भरण पोषण क्या है, ये इसका कहीं भी विचारण होता है? विचारण इसका होता ही नहीं है, ठीक है। इसकी सिर्फ क्या होती है? जांच। इसकी सिर्फ जांच होती है, इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी का अर्थ क्या? मजिस्ट्रेट के सामने मामला जाता है, आपका एप्लीकेशन पड़ता है, तो मजिस्ट्रेट प्राइमा फेसी देखता है कि आपका मामला जांच योग्य है कि नहीं। हम बताया तो था, बता रहे हैं अभी आपको हम बता रहे, फिर वही कह रहे हैं, फिर आप लोग मामला इधर से उधर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, भरण पोषण के बारे में हमने यही कहा कि सिविल मामला, यानी कि उनकी जो व्यक्तिगत विधि है, हिंदुओं पर कौन सी विधि लागू होती है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसी तरह मुस्लिम विधि पर क्या था? मुस्लिम कानून लागू होता है, ठीक है। यहाँ आपराधिक विधि के संदर्भ में पहले जो इसका प्रावधान बनाया गया, यानी कि जो सेक्शन या धारा 125 के संदर्भ में एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सभी धर्मों पर लागू होता है, सभी धर्मों पर लागू होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य इसीलिए है कि आपको तत्कालिक राहत दिया जाए। सिविल विधि है, मुस्लिम पर मुस्लिम विधि, हिंदू पर हिंदू विधि, क्रिश्चियन पर क्रिश्चियन विधि, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आपकी जो व्यक्तिगत विधि है उसके अंतर्गत आप जाइए और भरण पोषण या मेंटेनेंस की कार्रवाई करवाइए, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या है? आपको तत्कालिक राहत दिया जाता है। इसी वजह से 125 जो है वो सभी धर्मों पर लागू होता है, ठीक है। सब धर्म पर लागू होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां हमने कहा कि 125 सभी धर्मों पर लागू होता है। कौन सा धारा? धारा 125, ये सभी धर्मों पर लागू होता है, सभी धर्मों। अब 1985 में क्या हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट ये है। 1985 का जो साल था,
उस समय एक केस आया। केस क्या था? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस दो केस। एक बात दिमाग में रखना, एक शब्द है शाह बानो और एक है शायरा बानो। ठीक, शायरा बानो किस लिए आया था? 3 तलाक वाले में। ठीक है, ये क्या है? शाह बानो। तो दोनों शब्द एक ही टाइप का है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये है शाह बानो। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो 1985 का केस था। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो 1985 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस केस में एक भाई वो तो सामान्य था कि 125 सभी धर्मों पर लागू होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसे डिक्लेयर किया इस केस में। ठीक है, इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि 125 जो है, यानी कि धारा 125 मुस्लिम तलाक के बाद, ठीक है, यानी कि मुस्लिम स्त्रियों पर भी ये लागू होता है। ये तलाकशुदा मुस्लिम स्त्रियों पर भी धारा 125 लागू होती है। आपका व्यक्तिगत जो शरीयत कानून है उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, हमने आपसे यही कहा था कि 125 या जो मेंटेनेंस की कार्रवाई है उसके लिए पत्नी कैसी होनी चाहिए? जो जिसने डाइवोर्स लिया हो, या तो खुद या तो उसके पति ने दिया हो, और वो अलग रह रही। अगर डाइवोर्स नहीं है और अगर आप पति पत्नी साथ रह रहे हैं तो मेंटेनेंस का प्रश्न ही नहीं है। आप ये दावा कब होता है? जब आप अलग रहते हो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर किसी मुस्लिम स्त्री ने तलाक लिया है और वो अलग रह रही है, तो इस केस में मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस में ये डिक्लेयर किया गया कि धारा 125 सभी धर्मों पर तो लागू होती है, ये मुस्लिमों पर भी लागू होगा। ये मुस्लिम न समझे कि मेरी स्त्रियों पर सिर्फ शरीयत कानून लागू होगा। वो तो उसके लिए है ना, तलाक के लिए। ये जो है, ये जो प्रावधान है कि आप 1 साल से अलग रह रहे हो, ये तलाक के लिए, तलाक का ग्राउंड है, ये भरण पोषण का ग्राउंड ये नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद उस समय तत्कालिक कांग्रेस सरकार थी, राजीव गांधी की वो थी सरकार थी, मुस्लिमों ने काफ़ी इसका विरोध किया, ज़बरदस्त विरोध किया। ठीक, इसके बाद से तुरंत आपातकालीन संसद का अधिवेशन बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया और उसके अंतर्गत एक कानून लागू किया गया। कौन सा? मुस्लिम महिला पोस्ट में लिख लीजिएगा, विवाह विच्छेद। ठीक है, विवाह विच्छेद अधिनियम 1986। ठीक है, इस केस के बाद मुस्लिम स्त्री ब्रैकेट में विवाह विच्छेद अधिनियम 1986 लाया गया राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मुस्लिमों ने काफ़ी इसका विरोध किया। ठीक है, उस समय का इसको एक्ट संख्या भी लिख लीजिए, इसका जो ये अधिनियम बना था, इसका एक्ट नंबर क्या था? एक्ट नंबर 25 था। ठीक है, एक्ट नंबर 25 1986 का जो ये एक्ट था, इसका एक्ट नंबर 25 था। हाँ, इसका एक्ट नंबर लिख लीजिए, एक्ट नंबर 25। ठीक है, हाँ, ये तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और इसके अंतर्गत इसको पारित कर दिया। ठीक है,
और इस अधिनियम द्वारा ये तय किया गया क्या कि ऐसा है कि ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है ये मुस्लिम स्त्रियों पर लागू नहीं, ठीक है। मतलब ये है कि हम भरण पोषण देने के लिए दायी नहीं, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा डिक्लेयर किया गया कि तलाकशुदा स्त्रियां 125 के अंतर्गत यानी कि कुल मिलाकर सीआरपीसी में तत्कालिक राहत के लिए उनको कोई भी उपाय नहीं, ठीक है। वो केवल इद्दत की अवधि, वो केवल इद्दत की अवधि तक ही वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। कुल मिलाकर 125 से उनको छूट मिल गई। 125 के अंतर्गत अब मुस्लिम महिला को कोई भी राहत नहीं है, ठीक। इस अधिनियम द्वारा कहा गया कि आपको सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही क्या मिलेगा, भरण पोषण मिलेगा, उसके बाद की जिम्मेदारी हम नहीं उठाएंगे। इद्दत क्या होता है, देखो मुस्लिमों में एक है कि आप भाई मान लीजिए कि डाइवोर्स हुआ, ठीक है, उसके पहले भाई पति पत्नी साथ में हैं। अब मान लो कि स्त्री किसी का प्रेग्नेंट हो गई, ठीक, तो इद्दत 3 महीने तक देखा जाता है कि क्या स्त्री प्रेग्नेंट है, ताकि जो बेबी आए, जो बच्चा आए, उसके पिता का निर्धारण किया जा सके। भाई मान लो उसने दे दिया तलाक, इन लोगों में क्या है 3 तलाक दे दिया गया, मामला समाप्त, 3 तलाक मामला समाप्त। तो इस वजह से इद्दत की अवधि इस वजह से बनाया गया है ताकि मालूम चले कि अगर उस महिला ने कंसीव किया है तो वो बेबी क्या इसी का है या किसी और का है, ठीक है ना। तो ये अवधि, इसी वजह से इद्दत की अवधि तक आपको भरण पोषण मिलेगा, सिर्फ ये फिक्स करने के लिए कि क्या मेरा बच्चा आपके गर्भ में है कि नहीं, बस यही, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुस्लिमों का ये जो अधिनियम था इसने क्या किया, 125 से मुक्ति दे दी, ठीक। समझ में आया। अब यहीं पर और सब सेक्शन पढ़ने से पहले जैसे उस दिन बात हुई थी कि सिविल में, ठीक है, क्रिमिनल की बात हमने किया, अब आते हैं सिविल की बात कि सिविल में जो भरण पोषण की कार्रवाई है उसका प्रावधान क्या है। जैसे कि अगर आप हिंदू विधि की बात करते हैं, ठीक है, हिंदू विधि, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम कौन सा, 1955, ठीक है, 1955। दरअसल वो हिंदू विवाह में कई एक्ट है, उत्तराधिकार है, ये है, तो 95, 96 सब आस पास रहता है, तो इस वजह से तुमको कन्फ्यूजन हुआ होगा, ठीक है। उत्तराधिकार क्या है, 1956 सक्सेशन एक्ट, ठीक है, हाँ, यस यस। तो इसकी जो धारा है, इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 24, ठीक है। देखिए 125 सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी शब्द का यूज किया गया है कि पति दायी है किसको भरण पोषण करने के लिए, पत्नी को, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पाउस शब्द यूज किया गया है। स्पाउस यानी कि जो पति पत्नी होते हैं दोनों को एक शब्द यूज किया जाएगा, क्या, स्पाउस, ठीक है। तो वहाँ चूंकि स्पाउस शब्द यूज है धारा 24 में, तो इसके अंतर्गत पति भी चाहे तो इस अधिनियम के तहत पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है, सिर्फ सिविल मामलों में, याद रखिए, ठीक है, क्रिमिनल मामलों में आप नहीं ले सकते। समझ में आया, ठीक है। तो हिंदू विधि अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत पति भी चाहे तो अगर पत्नी उसकी सक्षम है तो पत्नी से वो भरण पोषण की कार्रवाई कर सकता है और ऐसा सिविल कोर्ट आदेश दे सकता है, ठीक है। सिविल, यस, सिविल में आपको 125 में आपको राहत मिलने वाली नहीं है, ठीक है भाई। कानून से ऊपर तो जज तो जाएगा नहीं। ये तो देखिए हमने उस दिन भी क्लास में कहा था कि
स्त्रियां एक विशेष वर्ग होती है, इसी वजह से इनको संविधान में भी एक विशेष राइट दिया गया है, ठीक है, एक इनका विशेष कैटेगरी है। तो महिलाओं के बारे में इसी वजह से 125 में विशेष प्रावधान किया गया है, वृद्धजन के बारे में किया गया है। हमने पहले ही कहा था कि जो समाज में घटनाएं होती हैं उसके चलते या जो सामाजिक व्यवस्था है उसके चलते कानून का निर्माण होता है। इसी वजह से देखिए माता पिता या वृद्धजन जो अधिनियम है वो भी गवर्नमेंट ने लाया, क्योंकि इधर देखा गया ट्रेंड कि बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं, ठीक है। तो इसके चलते ये सब व्यवस्थाएं आई। कौन? दरअसल माँ बाप भी क्या करते हैं ना कि ज़्यादा मोह माया में पड़ जाते हैं, ठीक है। उनकी दशा मोह माया है, नहीं तो सच्चाई ये कि जो उत्तराधिकार द्वारा या जो सक्सेशन द्वारा प्रॉपर्टी आती है वो पिता को मिलती है ना। पिता उस पर संपूर्ण अधिकार रखता है। वो अगर वो चाहे वसीयत द्वारा तो सारे बच्चों को बाहर कर दे, बेदखल कर दे। स्थिति ये है, ये नहीं कि आपके बाबा की प्रॉपर्टी है तो आप उसके पोते हैं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं जी। जब तक पिता जीवित है पिता उसका संपूर्ण मालिक है। वो अगर चाहे तो वसीयत द्वारा बच्चों को अलग, लेकिन वही माया है। बच्चे इस बात को समझते हैं, जब उनका पुत्र होता है तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ ये माया क्या है, जबकि गलत है भाई। जो माँ बाप आपके लिए किए हैं, कम से कम कर्ज तो आपको उतारना पड़ेगा। कर्ज नहीं उतारेंगे तो फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा उतारने के लिए। ये प्रकृति का रूल है कि आत्मा जैसा जाएगी वैसा शरीर फिर से आएगा, ठीक। तो कर्ज उतारने के लिए आपको ना, इसी वजह से कंपटीशन दे लीजिए और बाद में इसका मोह माया कीजिएगा मत। ये तो होगा क्या, फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा कंपटीशन देने के लिए, ठीक है। इसका बढ़िया से ज्ञान ले लीजिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और फिर मोह माया इसका करिएगा मत। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात, ठीक है। अब ये नहीं कि जाते वक्त आपको रहे कि यार एक बार जज हो गए होते, तो फिर आपको आना पड़ेगा। ईश्वर कहे कि यार अभी लग रहा है कि इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर से जाओ, ठीक है। कम से कम इतना रहे, इतना मुक्त होकर जाए कि अगर भगवान भेजे भी तो कम से कम राहुल गांधी बना के भेजे, ठीक है। बस राजा की तरह पैदा हुआ है, राजा की तरह रहेगा, जाओ। उसको कौन सा विधायकी का चुनाव लड़ना है, बनेगा तो प्रधानमंत्री, नहीं तो ऐसे रहेगा, तो है राजा, ठीक है। इसके अलावा हमने आपसे ये कहा था, ये तो हो गया क्लियर, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन किया था तो ये सिविल में ही आपको राइट मिलेगा। हाँ बोलो। क्या? तेज बोलो, तेज बोलो। वकील हो तो तेज बोलो, वकील करके दहाड़ो कोर्ट में। हाँ बोलो। हाँ पत्नी उसकी, हाँ बोल तो रहे हैं, सिविल में मिलेगा। देखो सीआरपीसी में हमने यही कहा कि सीआरपीसी में बहुत अन्याय हो रहा है, तो 482 में जाओ, 125 में तो मिलने वाला है नहीं। मुकदमा यहाँ पर कर दीजिए कि भाई हम विकलांग हैं, पति हैं, हम भाई भरण पोषण अपना नहीं कर सकते, स्त्री मेरी सक्षम है, तो इसे आप आदेश दीजिए, ठीक है। तो अगर वो कमाने योग्य है तो उसको आदेश दे। हाँ कमाने नहीं होगा तो फिर वही बात है कि अब इसके लिए कानून अब एक नया लाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलो। अब इसके पहले हमने क्या आपसे कहा था कि इस चैप्टर में, चैप्टर 9 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन आता है, आवेदन, वो कौन कर सकता है? पहला नंबर बताओ जल्दी। चलो, पत्नी कर सकती है। दूसरा कौन कर सकता है? संतान कर सकता है। जल्दी जल्दी उसको कर। और माता पिता। इतने लोग आवेदन क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं।
क्या भाई, नारी की स्थिति पुरुषों ने ही तो खराब किया है ना। ठीक है, पुरुषों ने क्या खराब किया है, जो बाद में लोग आए, बाहरी जो भी मुग़ल आए, या नहीं तो पहले की नारियां बहुत पढ़ी लिखी थी। वैदिक काल में जब आप उठाइएगा तो नारियां ज़्यादा शिक्षित थी। ठीक है, आक्रांता आए, इनका उद्देश्य यही था, तो अपना औरतों को सुरक्षित करने के लिए एक पर्दा प्रथा आया। मेन तो रीज़न वही था। ठीक है, पर्दा प्रथा आया और फिर वो पर्दा प्रथा क्या हो गई, एक रिवाज टाइप का हो गया, और उसके आड़ में औरतों का शोषण होने लगा। तो एक वो अलग बात है। ठीक है, तो पत्नी, अब ये बताइए कि पत्नी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कैसी कैसी पत्नियाँ आएंगी इसके अंतर्गत, बोलो। हाँ, या तो इसने स्वयं तलाक लिया हो, या पति ने तलाक दिया हो, या आपसी सहमति, या जो दोनों लोग जाते हैं कोर्ट में कि हम दोनों लोग राजी हैं इसके लिए, किसके लिए, तलाक के लिए, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपसी सहमति से जो डिक्री पारित होती है। ठीक है, आपसी सहमति से डिक्री। तो इन 3 प्रकार की स्त्रियों को इसके अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, एक और हमने कहा था कि पत्नी का क्या होना चाहिए, बोलो जी, विधि पूर्ण विवाह संपन्न होना चाहिए। विवाह का होना अनिवार्य है। ठीक है, हिंदू विधि में कितनी शादी आप कर सकते हैं, एक। अगर आप दूसरी शादी किए तो अपराध। अच्छा, मान लो अपराध है तो ठीक है, कुछ दिन वो रह जाएगा जेल में, तो क्या उसकी दूसरी पत्नी वैलिड हो जाएगी, वैलिड नहीं है। कुल मिलाकर ये आप कहिएगा कि जो दूसरी शादी है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पर दिया गया है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 5 में दिया गया। ठीक है, उसकी धारा 5 स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर कोई शून्य विवाह है, यानी कि अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो एक तो ये अपराध है, किस सेक्शन के तहत, आईपीसी के 494, हाँ वही 494 में ये अपराध है, और साथ में ये धारा 5 के अंतर्गत क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वाइड है, शून्य। ठीक है, तो जो दूसरी पत्नी है उसे क्या मेंटेनेंस की कार्रवाई कर सकती है वो, हाँ नहीं। ठीक है, इस वजह से कि वो पत्नी है ही नहीं, वैलिड नहीं है। ठीक है, बता, हाँ ठीक है। तो यहाँ पत्नी का हमने यही कहा कि अगर कोई विवाह वाइड है, शून्य है, तो उसके अंतर्गत कोई भी पत्नी दावा नहीं कर सकती। ठीक है, एक शब्द और हमने यूज़ किया था, मिस्ट्रेस या रखैल। ठीक है, वो हिंदू उसमें आया है। तो मिस्ट्रेस क्या कर सकती है, नहीं कर सकती। ठीक, क्योंकि वो विधि पूर्ण शादी उसकी नहीं हुई है। ठीक, तो इन सब, ठीक है, बता तो हमने तो आपको बताया था। अब आते हैं संतान पर। जल्दी जल्दी इसको दोहराइए, फिर हम आगे इसको बढ़ें। ठीक है, आज इसको कैसे भी समाप्त करना। इसके अंतर्गत हमने कहा था लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट। ठीक है, यानी कि धर्मज या अधर्मज। ठीक है, दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, धर्मज या अधर्मज। अधर्मज वो होता है जो कि विधि पूर्व विवाह द्वारा उत्पन्न बच्चा नहीं होता। ठीक है, तो उसका भाई क्या दोष है, उसका क्या दोष है, उसका तो कोई दोष है नहीं। तो उसको अगर हम ये कहें कि वो अवैध है संतान और उसको प्रॉपर्टी नहीं देनी चाहिए, तो फिर आप वही काम कर रहे हैं, क्या आप आवारागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो उनका कोई दोष नहीं है। तो इन दोनों लोगों को भरण पोषण
पिता से प्राप्त करने का राइट हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये अवयस्क होना चाहिए। माइनर, या अगर ये वयस्क हैं तो ये क्या होना चाहिए, असक्षम होना चाहिए, यानी कि ये शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होना चाहिए। ठीक है, पुत्री है, अगर उसका विवाह हो गया है तो अगर वो वयस्क है, मेजर है, तो अपने पति से वो भरण पोषण लेगी। अगर वो माइनर है और विवाहित है स्त्री, तो अगर उसका पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, सफिशिएंट मीन्स नहीं है, तो किससे ले लेगी, पिता से। ठीक है, ये सब बातें आपको हमने बता दिया। ठीक, अब कौन आता है, माता पिता, जानते ही हैं। ठीक है, माता पिता उसके अंतर्गत है। फिर माता पिता, ठीक है, इसमें माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। ठीक है, एक केस इसमें लिख लीजिए, विजय वर्सेस काशीराव। विजय वर्सेस काशीराव, क्या, हाँ इसी के लिए बता रहे हैं यहीं पर। ठीक है, विजय वर्सेस काशीराव, ये 1987 का केस है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। विजय वर्सेस काशीराव में कहा गया था कि जो विवाहित स्त्रियां हैं, विवाहित पुत्री, स्त्री मत शब्द करो, विवाहित क्या, पुत्री, डॉटर, तो इसको भी, इस पर भी दायित्व तो लादा गया था। ठीक है, क्या, कि आप अपने पिता को भरण पोषण दें। ठीक है, तो अब कोई विवाहित स्त्री ये कहे कि हमारा कोई दायित्व नहीं है, मेरे भाई का दायित्व है, तो वो दायित्व अब आप पर भी आ गया है, भले आपकी शादी हो गई है। ठीक है, अगर आपका पिता असक्षम है तो उस पर, उस विवाहित स्त्री पर इस केस के द्वारा दायित्व ला दिया गया। बड़ा जोश से सब भरे रहते हैं। 2-4 बच्चों को उन सबों की सोच रहे क्लास में बैठा दे, सिपाही ताली वाली बीच में अपना बजा कर। क्या, ठीक है, तो विजय वर्सेस काशीराव 90 कौन सा लिखे हैं, 1987। ठीक है, ठीक, तो ये इसमें कहा गया था कि विवाहित पुत्री जो है वो अपने पिता को भरण पोषण देने के लिए बाध्य किया गया। ठीक, बाकी तो संतान के बारे में पुत्र का तो दायित्व है कि माता पिता का भरण पोषण करें। हाँ, वही तो केस में कहा गया, और क्या हम आपसे कह रहे हैं। ठीक, ये हमने क्या आपसे कहा कि विवाहित पुत्री को भी ये दायित्व डाल दिया गया। ठीक, ये आप नहीं कह सकती कि हम दूसरे घर के हो गए। हिंदू में यही होता है, कहती कि हम, हाँ दायित्व है भाई। मान लो कि एक ही है पुत्री, उसके माता पिता के एक ही है पुत्री, शादी उसकी हो गई, तो क्या वो दायित्व से मुक्त उसे कर दिया जाए, नहीं। ठीक, अगर आपके माता पिता कैपेबल नहीं है तो आपको आदेश दे दिया जाएगा। ठीक है, कि आप अपने माता पिता की सेवा करो। ठीक है, मेरे बड़े पिताजी हैं सर, दो बेटियां हैं, आपस में समझौता कर रही हैं कि आप रहिए और आप ही पूरी संपत्ति ले हो लीजिए। तो जो छोटी वाली है उनके ससुराल वाले आने नहीं देते थे, तो वो नहीं आती हैं। और बड़ी वाली जो है खा रही मलाई। इसी वजह से तुम भी देखना, ऐसी जगह शादी करना जहाँ पर साले वाले ना हो, साला साली कोई ना हो।
नहीं से ऐसी जगह शादी करना जहाँ पर लड़की इकलौती रहे, ठीक है, लड़के उड़के ना रहे, ठीक। हाँ भाई एक हैं बेचारे सीनियर हमारे वकील साहब, उन्होंने अपने साली पर मुकदमा किया है आलिशान मकान पर कब्जा करने के लिए, ठीक है। तो सारा खेल प्रॉपर्टी का चल रहा है। मोह माया जैसे आपने बताया, हम है ही मोह माया, और क्या है। हमें नहीं है। हाँ नहीं है फिर भी, आप इसे सीखे। हाँ नहीं है फिर भी फुल्की और चाट वाले से 11 महीने के एग्रीमेंट आपने कर दिए, कहीं से कब्जा ना कर ले। अब बताइए जाए कहीं नहीं कि उसका भी तो कारण है। कहीं बेईमानी नहीं कर रहे, करने भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका हमने बता दिया कि ये कुल मिलाकर ये क्या, ये लोग कैसे हैं, संतान, माता पिता और पत्नी, जो कि स्वयं अपना भरण पोषण करने में क्या है, सक्षम नहीं। भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। बाकी इसके बाद आप लोग को पढ़ाया गया था क्या, कि कैसे व्यक्तियों को दिया जाता है आदेश, जिसके पास पर्याप्त साधन। वो पॉइंट समझ गया कि फिर से समझाएं, समझ गया, ठीक है। तो उसके बाद से कैसे व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसके पास पर्याप्त साधन, ठीक है। इनको आदेश कर दिया जाता है कि आपके पास पर्याप्त साधन है, आप उन व्यक्तियों का भरण पोषण करिए। समझ में आया, बताया गया था क्लास में। तो पर्याप्त साधन का अर्थ क्या है यहाँ पर, सफिशिएंट मीन्स का अर्थ क्या होता है, क्या, शारीरिक और मानसिक। हाँ, कुल मिलाकर इनका फिजिकली और मेंटली अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे आदेश दिया जाएगा। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसको सरकारी नौकरी या उसकी नौकरी हो ही, बेरोजगार को भी आदेश दिया जा सकता है, कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा आदेश दिया जाता है, ठीक है। साधन के अनुसार साधन नहीं, हाँ वो तो आपसे पहले कहा था कि जैसा तथ्य परिस्थिति रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा, ठीक है। हाँ छोटा ही पूछो, बोलो। जैसे कि कोई माता पिता है, उसकी बेटी काफ़ी अच्छी है, मतलब वो लोग भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, तो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। क्या 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 फिर क्या, जैसे कि कोई माता पिता है, उसकी एक ही लड़की है जिसका विवाह हो चुका है, और वो भरण पोषण करने के काबिल नहीं है, तो ऐसे में क्या माता पिता उस पर केस कर सकते हैं? यार अब अपने तो रोटी तुम खा के रही हो ना, आप खुद रोटी खा रही हो, आपका पति खा रहा है, माँ बाप को अपने साथ रखो ना, क्या है दिक्कत। क्षमता कुछ तो है, आप बिल्कुल भिखारी तो आप हो नहीं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भिखारी हो, दिवालिया हो, अपंग हो, आप कुछ भी कर नहीं सकते, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन जब खुद रोटी खा रहे हो तो माँ बाप को भी खिलाओ, इसमें क्या करना। तो आदेश तो वहाँ पर कोर्ट आपको देगी, ऐसा नहीं। अगर आप भाई आपके साधन को देखेगी कि तुम तो खा ही रहे हो, तुम्हारा पति भी खा रहा है, अब दो उनको, और क्या, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी है। और उसके बाद से क्या होगा, कहाँ पर आवेदन जाएगा, बोलिए। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जेएम, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन पड़ेगा, आपका आवेदन पड़ेगा, ठीक है। आप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहाँ आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि मेरे पास जीविका के लिए कोई साधन नहीं है और मेरे पति के पास या मेरे बच्चों के पास ये साधन है, तो आप उनको आदेश दिलवाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जेएम क्या वो करेगा, कितने प्रकार के आदेश हमने पढ़ाया था, दो प्रकार का, एक तो अंतरिम होता है इंटरिम, और एक फाइनल होता है, अंतिम होता है, ठीक है।
वो दो प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। एक तो अंतरिम का अर्थ क्या होता है? तत्कालिक राहत देने के लिए, कि जब तक केस चल रहा है वकील साहब का खर्चा तुम दे दो और साथ में इनके आने जाने का, खाने पीने का व्यवस्था जो मजिस्ट्रेट के नज़र में उचित है वो इंतरिम के रूप में दिलवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंतरिम अंतोष की व्यवस्था की गई है। ये भी 2001 के पहले नहीं था। ठीक है, 2001 का जब संशोधन हुआ था तो ये अंतरिम को जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अंतरिम राहत आपको दिया जा सकता है। उसके बाद से जो पार्टी है उसे क्या किया जाएगा? समन दिया जाएगा, उसे बुलाया जाएगा कि तुम कोर्ट के सामने आओ। ठीक है, और उससे फिर दोनों पार्टी को सुना जाएगा। ठीक, समन के बाद क्या होगा? दोनों को सुना जाना चाहिए, दोनों पक्षकार को सुना जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। ठीक है, दोनों पार्टी का सुना जाना चाहिए, दोनों पक्षकार को सुनेगा और फिर उसके बाद से वो अपना निर्णय देगा। ठीक है, आवेदन अगर जाता है मान लो कि मेंटेनेंस के लिए, तो कितने दिन के अंदर उसे इंटरिम आदेश पालन आदेश जारी करना अनिवार्य है। ये आपको लिमिट क्या है? 60 दिन। ठीक है, यानी 60 दिन के अंदर कम से कम आप इनको तत्कालिक राहत, जब एप्लीकेशन पड़ता है तो उसके 60 दिन के अंदर ही मजिस्ट्रेट को ऐसा आदेश देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तत्कालिक राहत है। क्लियर? अब मान लो कि जिस पक्षकार के विरुद्ध आया है, मान लो कि पति के विरुद्ध आया है मामला, पति को बुलाया जाता है और वो हाजिर नहीं होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर मान लो हाजिरी से वो मना करता है तो उस स्थिति में क्या होगा? हाँ, एक पक्षीय आदेश वो जारी कर सकता है, एक पक्षीय आदेश। ठीक, एक पक्षीय आदेश एक्स पार्टी डिक्री, वो एक एक्स पार्टी ऑर्डर वो पारित कर सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ भी एक लिमिटेशन है। अगर दूसरी पार्टी को मालूम चलता है कि हमारे विरुद्ध एक पक्षीय आदेश जारी हो गया है तो इस आदेश को वो निरस्त करने के लिए आ सकता है कोर्ट में। ठीक, ये आप कितने दिन के अंदर? 3 माह के अंदर। ठीक, आप 3 महीने के अंदर आप एक पक्षीय आदेश को निरस्त करने के लिए उसी कोर्ट में आप आइए, नहीं तो इसी को मजिस्ट्रेट क्या कर देगा? अंतिम कर देगा। ठीक है, 3 महीने तक आपको मौका रहेगा कि 3 महीने के अंतर्गत आप अपना पक्ष रखिए, आप आइए कोर्ट में और बताइए कि क्यों ना इसको फाइनल कर दिया जाए, जो हमारा आदेश है इसे क्यों ना हम फाइनल कर दें। इसके लिए आपको 3 महीने का मौका मिलेगा। ठीक है, दूसरे पार्टी को। तो ये 60 दिन 3 महीने ये जुबान पर रहने चाहिए। सर ये एक दोस्त का पैसा ऐसा नहीं, क्या? 60 दिन वाला। हाँ, 60 दिन। आप अंतरिम भरण पोषण से इसका अर्थ क्या है? आप इसका अर्थ समझ क्या है बताइए भाई। मान लो 1 मिनट के लिए सामान्य, इसको सामान्य भाषा में इसको कहे कि आप किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ गए, ठीक है, और आप कहे कि साहब ऐसा है कि हम उनके संतान हैं या फिर पति पत्नी हैं, जो भी है, और हमको मेंटेनेंस चाहिए। ठीक भाई, कुछ समय लगेगा ना दूसरे पार्टी को बुलाने के लिए, फिर सब दोनों ओर से एविडेंसेस होंगे कि हाँ भाई इनकी गलती है, उनकी गलती है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर सामने वाला पार्टी जो आवेदन देता है, जो अप्लीकेंट है, वो कोर्ट से इस बात के लिए कह सकता है कि साहब वकील का खर्चा है और सब तमाम छोटे मोटे खर्चे हैं, उसके लिए मुझे तत्कालिक राहत आप दिलवा दीजिए। ठीक है, आप जब तक फाइनल आप ऑर्डर दोगे तब तक दोगे, फिलहाल मुझे कुछ अमाउंट दिलवा दीजिए। ठीक है, तो यही वो अंतरिम है। ठीक है, तो जब आपका एप्लीकेशन जाता है तो उसके 60 दिन के अंदर इस अंतरिम आवेदन को मजिस्ट्रेट फाइनल करेगा। ठीक है, यानी कि 60 दिन के अंदर वो निपटारा कर ही देगा। उसके बाद से मामला चलेगा और फिर जब जो फाइनल होगा वो तो फाइनल होगा। ठीक है ना।
अब यहाँ बताइए कि जेम कितना अमाउंट आपको महीने दिलवा सकता है? हाँ ठीक है, 2001 का जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये लिमिट समाप्त कर दी। ठीक है, ये लिमिट समाप्त कर दी, यानी कि मजिस्ट्रेट की जो भी इच्छा है उसके आधार पर वो कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेटों ने अपना अपना संशोधन किया, उसको देख लीजिए। अरे भाई, आपका खर्चा जैसा है, हम आपसे पहले बताए कि खर्चा दिलवाना ये मजिस्ट्रेट आपकी परिस्थितियों को देखेगा ना। आप जाकर कहोगे आपके पास बाल बच्चे नहीं है तो वो कम पैसा दिलवाएगा, बाल बच्चे हैं उनके स्कूल का फीस है, तमाम सब चीज़ें हैं, तो उसके अनुसार आपको दिलवाएगा अंतरिम खर्चा। हाँ, वकील साहब कितना आपसे खर्चा लेते हैं, कागज, तो तमाम सब प्रक्रियाएँ हैं, उसके लिए पैसा लगता है। हाँ बोलो। हाँ, बैठ कर, हाँ बैठ। नहीं जी, उनको करना उनके पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इवन कोर्ट यहाँ तक आदेश दे सकती है कि चूँकि इसकी लड़की है लिहाजा तुम इतना अमाउंट लड़की के नाम से जमा कर दो। हाँ, यस, शादी के लिए, शादी के लिए। ठीक है, शादी के लिए अमाउंट वो दिलवाएगा मजिस्ट्रेट, ज़्यादा देगा। यस, ज़्यादा देगा भाई। हम आपसे पहले बताया कि पत्नी अगर अकेले रह रही तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एक साधारण जो खर्चा है वो दिलवाएगा। लेकिन अगर आपके बाल बच्चे हैं तो उनका खर्चा भी तो करना आपका है दायित्व, क्योंकि संतान की भी तो दायित्व है पिता का, तो संतान के लिए भी तो आपको देना पड़ेगा। पत्नी का तो छोड़ो, संतान का भी तो दायित्व है आप ही का, कौन आपको देगा? आप ही दो। ठीक है, हाँ, दोनों पार्टी को देगा कि किसकी क्या है मजबूरी, खर्च, हाँ खर्च में चलेगा, सब कुछ वो देखेगा। यस, ठीक है। हाँ, अब ये जो पर्याप्त साधन है यहाँ पर मान लो कि अगर प्रीलिम्स में आ गया यहीं पर, ठीक है, तो ये क्या है? ये उसका पर्सनल ऑब्लिगेशन है, व्यक्तिगत दायित्व। ठीक है, कभी कभी प्री में बहुत उटपटांग क्वेश्चन आते हैं, ये पूछ सकता है कि जो ये पर्याप्त साधन आपने यूज़ किया है तो ये क्या आपकी प्रॉपर्टी से वसूला जा सकता है कि या ये उसका क्या है? व्यक्तिगत ऑब्लिगेशन। तो आप क्या आप लिखेंगे? व्यक्तिगत है। ठीक, प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं, प्रॉपर्टी हो ना हो, नौकरी हो ना हो, आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, आप कमा कर लाइए। ठीक है, तो ये उसका प्रश्न, हाँ प्रश्न हष्ट पुष्ट नहीं तो जाइए कहीं चपरासी बनिए या गार्ड की नौकरी करिए, बैठे रहिए। हष्ट पुष्ट की कोई मतलब नहीं कि आप एकदम पहलवानी हो, पहलवानी काम वो करता है क्या? ये बताओ। हाँ तो पुष्ट, तो ये मत कहो कि पहलवान को ही आदेश देगा, हमारे से आदमी को आदेश नहीं होगा। कौन से हम पहलवान हैं, दुबले पतले हैं? जब आदेश है तो आदेश ठीक है। अब देखो मेन जो पॉइंट आता है अब पत्नी के संदर्भ में आता है। ठीक, संतान और माता पिता को तो हमने बता दिया, विवाहित पुत्री को और साथ में सौतेली माता। ठीक है, सौतेली माता भी ऐसा वो आदेश करवा सकती है, बताया था आपको क्लास में। ठीक है, अब देखिए पत्नी ने आवेदन किया किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। ठीक, तो यहाँ जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है इसे इनकार कर सकता है। किस आधार पर? आधार नंबर 1, उसने रीमैरिज कर लिया है। क्या उसने किया है? पुनर्विवाह। उसने रीमैरिज कर लिया है उस स्त्री ने, तो अब वो भरण पोषण का जो आवेदन है उसका निरस्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, वो दोनों क्या है? आपसी सहमति से रह रहे हैं, डिक्री से नहीं, तलाक यहाँ पर नहीं हुआ है, आपसी
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि चलो तुम अलग रहो, हम भी कमाने में सक्षम है, तुम भी कमाने में सक्षम हो, ठीक। तो ये आपसी सहमति से दोनों रह रहे हैं। डिक्री वाला यहाँ पर मत आप लोग लेकर आइएगा, ठीक है। जो आपसी सहमति का डिक्री रहता है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, वो बात अलग है। यहाँ क्या है, ये अपना म्यूचुअल इनका कंसेंट है कि यार तुम अलग रहो, हम लोग में पटोट नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसी सहमति उन लोग में है, तो वहाँ वो भरण पोषण के लिए दावा नहीं करेगा, ठीक है, या उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो पर्याप्त कारण, सफिशिएंट रीजन के बिना, ठीक है, पर्याप्त कारण के बिना अलग रह रही है, जैसे कल आपने क्वेश्चन किया था इन्होंने कि शादी हुई थी और स्त्री निकल जाती है, ठीक है, बिना कारण के वो अलग रह रही, तो अब भरण पोषण वो प्राप्त नहीं कर सकती, जैसा कि कल आपने क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो वो पर्याप्त सफिशिएंट ग्राउंड के बिना, सफिशिएंट ग्राउंड क्या होता है? सर वो जो तलाक हो तभी आप भरण पोषण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि भैया ने बोला था कि वो अपनी मर्जी से चली गई, भरण पोषण के लिए नहीं मैंने नहीं मान, अलग रह रही है ना, पर्याप्त, कोई उसका रीज़न नहीं है, ठीक है, अलग रहने का कोई रीज़न नहीं है। अगर रीज़न है तो फिर कोर्ट को तुम बताओ, बताना होगा। ठीक है, तो पर्याप्त कारण का अर्थ क्या है? तब तो सर ये भी होगा कि आपस रजामंदी से जब डिवोर्स होता है तब भी भरण पोषण के लिए होना। क्या आपसी रजामंदी से जैसे कि डिवोर्स का हो जाता है तो भरण पोषण के लिए वो अपनी चाहे मांग करे। डिवोर्स का हमने आपसे बताया था ना कि अगर डिवोर्स हो गया तब तो वो राइट मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो सहमति से अलग रह रहे हैं, कोर्ट कचहरी से कोई मतलब नहीं है, नहीं होता है आपस में सहमति, तुम अपना खर्चा देखो, तुम अपना खर्चा देखो। भाई कलह से बचने के लिए तमाम ऐसे उपाय आपस में लोग होते हैं कि तुम अलग रहो, हम अलग रहें, ठीक है, कलह से बचने का उपाय होता है और क्या होता है, ठीक है। तो पर्याप्त कारण का अर्थ ये है कि एक पत्नी को अलग रहने के लिए कुछ ग्राउंड होने चाहिए। जैसे कि मान लो स्त्री और पुरुष साथ में रह रहे हैं, दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, पति किसी अन्य स्त्री को उठा लाता है, ठीक, तो क्या पत्नी से उम्मीद की जा सकती है कि आपके साथ वो रहेगी? नहीं, ठीक। तो अगर इस प्रकार का कोई भी कारण, या पति आपके साथ क्रूरता करता हो, लगातार मारपीट करता हो, तो क्या ऐसी कोई है, कोर्ट आपको कहे कि नहीं आप इसके साथ रहो? नहीं रहे, ठीक है। या पति अगर हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में आ गया, तो क्या आप उसे उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, ठीक। पत्नी के लिए पर्याप्त कारण है कि वो आपसे अलग रहे, और जब अलग इन कारणों से रहेगी तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। ये आप नहीं कहेंगे कि अब हम मुस्लिम हो चुके हैं, अब मेरा दायित्व तो खत्म, नहीं जी, आपका दायित्व तो है, क्योंकि वो जो स्त्री है वो सिर्फ स्त्री नहीं है, बल्कि क्या है, आपसे विवाहित स्त्री है। और वो विवाह कब हुआ था? जब आप हिंदू थे, ठीक है, जब आप हिंदू थे उस समय विवाह हुआ है, लिहाजा आप उसका मेंटेनेंस करो, उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुआ है उसका मेंटेनेंस आप करो, ठीक है। तो ये सफिशिएंट ग्राउंड आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या केस था यार?
ये एक सर्वोच्च न्यायालय का केस था, सिराज मोहम्मद वर्सेस हफीजुन निशा, 1981 का केस था। ठीक, इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि अगर आपका पति नपुंसक है, ठीक है, कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उस स्थिति में भी ये आपके लिए सफिशिएंट ग्राउंड रहेगा अलग रहने के लिए, इस केस में कहा। ठीक, तो अगर आप नपुंसक हैं तो उस स्थिति में भी स्त्री अलग रह सकती है और आपको भरण पोषण देना ही होगा, क्योंकि ये पर्याप्त कारण। ठीक, आप क्रूरता करते हैं, धर्म परिवर्तित कर लेते हैं, नशा करते हैं दिन रात, ठीक है, तो अब आप कोई मतलब नहीं है और साथ रहने का। हाँ, ठीक है, तो ये पर्याप्त ग्राउंड रहेगा स्त्री को अलग रहने के लिए। अन्यथा कोर्ट आपसे कह सकती है आप शौकिया अलग रह रही हो तो आपको भरण पोषण देने से मजिस्ट्रेट इनकार कर देगा, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। और है तो कोई बात नहीं, फिर आपको मेंटेनेंस हम दिलवाएंगे। ठीक, और पत्नी के लिए पहला ग्राउंड पुनर्विवाह, आपसी सहमति से अलग रहना, पर्याप्त कारण के बिना अलग रहना, या पत्नी खुद क्या किस में रह रही है, एडल्ट्री में, जारता में। पत्नी खुद क्या है, चरित्र उसका सही नहीं है, तो उस स्थिति में भी आपको पत्नी को भरण पोषण देने से कोर्ट इनकार कर सकता है। ठीक भाई, स्कीम यही है। देखो, कुल मिलाकर शादी का स्कीम यही रहता है कि हम आपका मेंटेनेंस करेंगे, बशर्ते आप क्या रहेंगी, पतिव्रता बनी रहेंगी, आप मेरे गुलाम बनी रहेंगे। खर्चा किसे दिया जाता है, गुलाम को। आप मेरे सेवा में बस रहेंगी, दाएं बाएं देखेंगी नहीं, हम आपको मेंटेनेंस दे देंगे। ठीक है, और इसी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि नहीं, दाएं बाएं वो कर सकती है, कहा था ना। ठीक है, और इसी आधार पर 497 पर इन्होंने आपत्ति कर दिया, उसे हटा दिया। 1981 का केस। ठीक, इस केस में क्या नपुंसकता पर्याप्त कारण हो सकता है। ठीक है, पर्याप्त कारण हो सकता है किसके लिए, अलग रहने के लिए। हाँ, ठीक है। क्या बोलो, देखो बात लाइलाज बीमारी है तो उसका कोई उपाय नहीं, उसका क्या उपाय, वो भी तो इसी में आया। ठीक है, एक बात और, चलो ठीक है। देखो, नपुंसकता याद रखना भाई, चूँकि याद आता है, आप पूछ दिए कि तमाम वैद्य टेंट लगाए रहते हैं और 2-4 जानवर जीव जंतु रखे रहते हैं, तो उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, नपुंसकता, एक बात याद रखना, नपुंसकता जब कोर्ट में तय होती है, एक तो आपने कहा मेडिकल बैकग्राउंड अलग होता है। ठीक, कोर्ट इस बात को तय करती है, नपुंसकता का केस अगर गया तो कोर्ट ये तय करेगी, भले आप कहे क्या, जैसे उन्होंने आसाराम बापू ने क्या कहा कि मैं नपुंसक हूँ, आसाराम बापू ने कहा कि मैं नपुंसक हूँ। ठीक है, वहाँ पर माननीय उसी केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि नपुंसकता तय करने के लिए अनिवार्य नहीं है कि आप अपनी स्त्री के साथ जब संभोग की अवस्था में रहते हैं उस समय आप नपुंसक होते हैं। नपुंसकता ये देखा जाएगा, जैसे कि एक मिनट यहाँ पर देखो,
जो हम बताना चाहते हैं, नपुंसकता मान लो कि अन्य के संदर्भ में ठीक है। जैसे कि डॉक्टर ने चेक किया कि ये व्यक्ति तो सही है, मेडिकली फिट है, आप नपुंसक आप नहीं है, क्लियर। लेकिन कोर्ट ये देखेगी कि अन्य के संदर्भ में तो आप ठीक हैं, अन्य को तो अन्य हीरोइनों को आप देखते हैं तो आपका ठीक है व्यवस्था, लेकिन अपनी स्त्री के साथ आप नहीं कर पाते, अपनी स्त्री के साथ, तो यहां पर नपुंसक आपको माना जाएगा। ठीक, अपनी स्त्री के संदर्भ में नपुंसकता कोर्ट में सिद्ध होती है, ठीक है, अन्य स्त्री के संदर्भ में नहीं। तो यहाँ मेडिकल का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक, यहाँ वो स्त्री सिद्ध करेगी कि ये व्यक्ति मेरे साथ किस अवस्था में है। ठीक है, अगर वो स्त्री के साथ उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है तो भाई साहब आप अलग हो जाओ। ठीक है ना, ये हाँ बोलो। हाँ हाँ, अरे भाई साहब बोले तो यहाँ पर, अरे इनकार कर देगा कोर्ट। अगर वो जाड़ता की अवस्था में रह रही स्त्री पहले से भी, शुरू में ही आवेदन आपका निरस्त हो जाएगा, या अगर आपने प्राप्त कर भी लिया कैसे भी और बाद में आप जाड़ता की अवस्था में रहेगी, बाद में वो मजिस्ट्रेट आपका वो कर देगा कैंसिल। पहले ही कहा था कि स्त्री को पतिव्रता रहना पड़ेगा अगर भरण पोषण लेना है तो। ठीक है, हाँ देखिए आप लोग पूरे मामले को, अब आपने कहा कि भले नपुंसक है लेकिन पतिव्रता, हमने ये कहा अलग अलग ग्राउंड है। हमने ये कहा कि पर्याप्त कारण के बिना अगर आप अलग रह रहे हो तो आपका आवेदन, 4 ग्राउंड हमने बताया पत्नी के बारे में कि आप अगर मेंटेनेंस के लिए आपका एप्लीकेशन जाता है, और ये 4 ग्राउंड हैं। पहला ग्राउंड क्या है, उसने रीमैरिज कर लिया है साहब, हम लोग आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। दूसरा, पर्याप्त कारण के बिना ये स्त्री रह रही है, यानी शौकिया रह रही है। ठीक, चौथी अवस्था जाड़ता, आपका आवेदन निरस्त। हमने यहाँ पर पर्याप्त कारण का कुछ यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक, अगर वो पर्याप्त कारण स्त्री के पास है तो भरण पोषण देने का आदेश कोर्ट दे देगा, ये हमने आपसे कहा। ठीक है ना। एडल्ट्री में भी एक बात याद रखिए, प्रीलिम्स में आ सकता है कि ये एडल्ट्री जो है वो सामान्यता होना चाहिए। ठीक है, सामान्यता यानी कि वो हमेशा ही ये सब कामों में लिप्त रही। एक आध बार मान लो कि कभी हो गया तो इससे कोर्ट कंसीडर नहीं करता। कोर्ट ये देखता है कि क्या इनका आचरण इस प्रकार का है, सामान्य आचरण इनका है कि इनके साथ रहना दूभर है। ठीक है, ये नहीं कि चलो एक आध बार कभी कुछ उसने कदम अपना गलत उठा भी लिया तो एक आध मामलों से असर पड़ने वाला नहीं। हाँ भाई, आप मान लो एक आध बार हो गया, पति ने उसको समझाया, वो समझ गई, लेकिन उसका आचरण इस प्रकार का बना हुआ लगातार, तो पति के लिए उम्मीद नहीं है कि आप वो ये भी काम करें और साथ में हम इनको मेंटेनेंस भी दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया सकता। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया। फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इनके बारे में बात करते हैं। प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर। अब किस कोर्ट में जाएगा मामला, आवेदन आप कहां करेंगे, आवेदन के संदर्भ में बातें आती हैं। जहां वो व्यक्ति वर्तमान में है वह जहां वो व्यक्ति उपस्थित है, ठीक है, प्रेजेंस है। मान लो उसका घर लखनऊ में है, ठीक, इलाहाबाद में आता है, कारोबार अपना 1 हफ्ते 10 दिन रहता है, चला जाता है, तो यहाँ के भी कोर्ट में आप आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस व्यक्ति का काम है कि इलाहाबाद महीने में हफ्ते 10 दिन के लिए आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ के कोर्ट में भी आप कर सकते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति उपस्थित है, या जहाँ पत्नी रह रही है
मतलब कुल मिलाकर जहाँ निवास स्थान है, ठीक है, जहाँ निवास स्थान है किसका, पति का या पत्नी का, ठीक है। अगर पत्नी अपने मायके है तब भी वो ले सकती है, ठीक है ना, पत्नी। या तो पति जहाँ पर कारोबार कर रहा है, जहाँ पर आता जाता है वहाँ आप करिए, या तो जहाँ पति का आवास है वहाँ करिए, या जहाँ पत्नी का आवास है वहाँ करिए, ठीक है। क्या आवेदन, भाई देखिए हमने ये कहा कि आप आवेदन किसी भी जेएम के हैं तो आप जाएंगे नहीं। कोड जब आपको पढ़ाया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोड, तो हमने आपसे कहा था ना कि आप उसी जेएम के यहाँ आप जाएंगे जिसको क्या हो, जुरिडिक्शन हो मामले का। तो सिविल जब आपको सीपीसी पढ़ाई जाएगी तो सीपीसी भाई एक प्रकार का ये क्या है, सिविल मामला है, एक प्रकार का देखा जाए, भले वो सीआरपीसी में रखा गया है लेकिन मामला क्या है, सिविल है, ठीक। तो जब सीपीसी आपको पढ़ाई जाएगी, सीपीसी इसका जो सेक्शन है 15 से 20 तक, ठीक है, इस 15 से 20 में बताया गया है कि आपका मुकदमा किस आधार पर आप दाखिल करेंगे, किस आधार पर दाखिल करेंगे। तो दाखिल आप कैसे करेंगे, जब आपका जुरिडिक्शन हो, या तो आपके जुरिडिक्शन में वो व्यक्ति रह रहा हो, या तो जो प्रतिवादी हो डिफेंडेंट वो जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में रह रहा हो वहाँ हो जाएगा, या डिफेंडेंट जहाँ पर कारोबार कर रहा हो वहाँ पर आवेदन होगा। तो ये आपको सीपीसी में पढ़ाया जाएगा 15 से 20 का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत, ठीक। तो वही प्रावधान सेम यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। भाई अपराध तो हुआ नहीं कि कहीं अपराध हुआ और वहाँ के मजिस्ट्रेट को जुरिडिक्शन मिल गया, ये एक प्रकार का सिविल मामला है, पारिवारिक मामला है। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि जिसके विरुद्ध आवेदन आया है, पति के विरुद्ध आया है, तो पति कहाँ पर इस समय उपस्थित है, कहाँ पर कारोबार कर रहा है, ठीक। या इस कोर्ट को भी जुरिडिक्शन है, दूसरा कोर्ट किसको जुरिडिक्शन है, या तो पत्नी मायके में रह रही है या तो अलग रह रही है, उस कोर्ट को जुरिडिक्शन मिल जाएगा। या तो पति जहाँ पर उसका अस्थायी निवास स्थान है उसको जुरिडिक्शन मिल जाएगा, या जहाँ पर ये दोनों पति और पत्नी अंतिम बार रहे हों। नहीं होता है कि अंतिम बार जब तक वो दोनों आपस में रहते थे यहाँ पर निवास करते थे, ठीक है। तो इन सभी को यानी कि किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि सर हो सकता है कि पत्नी अलग कोर्ट में कर दे, पति अलग कोर्ट में कर दे, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पत्नी अपने मायके वाले कोर्ट में कर दे, पति अपने घर वाले में कर दे, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में अब कोर्ट निर्णय करेगा। जहां पर मामला पहली बार गया है उस कोर्ट को जुरिडिक्शन मिल जाएगा, जहां पर मामला पहली बार आवेदन हुआ है उस कोर्ट को जुरिडिक्शन मिल जाएगा। बहुत विवाद अगर हुआ जुरिडिक्शन का तो हाई कोर्ट अब तय कर देगा, ठीक है, समझ में आया ये। या अब जो सामान्य तौर पर जो कोर्ट का एक ट्रेंड रहा है वो क्या रहा है कि कोशिश यही अब कोर्ट करती है कि पत्नी का आवेदन जहां पर गया है तो वहीं पर पति को भी बुला देता है, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, स्टेट अगर अलग है तो भाई अपना, हमने आपको पहले ही कहा था कि जिस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में पहली बार आवेदन आपका गया है, ठीक है, वही आपको मान्य होगा। या अब जो आधुनिक ट्रेंड है पत्नी आपकी जहाँ पर रहे, भाई चूंकि हमने आपको पहले ही कहा था कि स्त्रियों की एक विशेष कैटेगरी है, अब उनसे आप उम्मीद नहीं करेंगे कि स्त्री अगर महाराष्ट्र की है तो यूपी में वो बार बार ट्रेन का टिकट और हवाई जहाज से आए। कोर्ट का भी क्या है, कोर्ट बार बार बुलाती है, तो एक स्त्री के लिए संभव नहीं कि वो अपने बाल बच्चों को छोड़कर और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। तो कोशिश यही कोर्ट करती है कि पत्नी का जहां आवेदन पड़ा रहता है उसी कोर्ट को जुरिडिक्शन मिल जाता है। और पति महाराष्ट्र कोर्ट बुला रहा है तो वहां जाए, गोवा बुला रहा है तो गोवा जाए। हाँ, रियायत और मिलनी भी चाहिए, जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उनकी, ठीक है।
पति क्या होता है? पति का वो तो जनरल में भी ऐसे लटकते हुए निकल जाएगा। टिकट नहीं मिलेगा तो क्या वो करेगा? जनरल में भी लटकते हुए निकल जाएगा, सोते हुए। कहीं भी स्त्रियों के लिए संभव नहीं है, स्त्रियों की एक विशेष है दशा, ठीक है। तो ऐसा आप इन न्यायालयों में आप आवेदन दे सकते हैं। समझ में आया? और बाकी प्रक्रिया आपको हमने पहले ही बताया था, कैसी प्रक्रिया होगी? ये समनीय, ठीक है, समन प्रक्रिया एडॉप्ट करेगा कोर्ट। हाँ बताओ। हाँ देख लो। किधर साइड हो, इधर कि उधर? ये भी बता दो, साइड तो दोनों। मान लो जिधर लिखना उधर ही हम खड़े हो गए, अब तुम क्या कर लोगे? बता दो किस लिख लो। अभी इसने कहा कि सर खड़ा हो, अभी हमने ध्यान दिया कि लिखे तो यहाँ पर है। एक वो भी केस लिख लेना, सौतेली मामला आप लोगों ने केस लिखा है, लिख लो यार उसको भी। हाँ, गंगा शरण सौतेली माँ वाला कि माता के अंतर्गत सौतेली माँ भी आती है, कि सौतेली माँ भी अपने संतान के विरुद्ध क्या भरण पोषण के लिए जा सकती है, ठीक है। सौतेली माँ, सौतेली माँ कौन? मान लिया उसकी पत्नी मर गई और उसने दूसरी शादी कर लिया, तो वो सौतेली माँ आती है। गंगा शरण वर्सेस शकुंतला देवी 1990, गंगा शरण वर्सेस शकुंतला देवी 1990 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। हाँ, इसके अंतर्गत सौतेली माँ अपने संतान से भरण पोषण का आवेदन कर सकती है। क्या ये 1990 था सुप्रीम कोर्ट? हाँ सुप्रीम कोर्ट का। क्या? हाँ बेटे से। कौन? मान लो पति नहीं है, पति नहीं भाई, प्राथमिक दायित्व तो पति का ही है। अब पति नहीं तो क्या वो करेगी? ठीक है। तो ये प्रक्रिया का किस किस कोर्ट में आप जाएंगे ये आपको हमने बता दिया। अब इसका इन्फोर्समेंट, जो भी कोर्ट ने आदेश दिया है उसका इन्फोर्समेंट यानी उसका पालन कैसे किया जाता है, ठीक है। आदेश का पालन किस प्रकार कोर्ट करवाएगी, आपको बताया था। आदेश का पालन कैसे करवाएगी कोर्ट? हाँ हाँ, मान लो आदेश का पालन का अर्थ क्या हुआ? आदेश हो गया, आदेश हो गया है, ठीक। अब इसके पालन की बात हुई, यानी कि इसको कैसे इन्फोर्स करवाया जाए। मान लो पति को उसने आदेश दे दिया कि तुम 10,000 रुपये या 5,000 रुपये महीना इनको दिया करो, और वो व्यक्ति नहीं देता है, तो अब क्या होगा? क्या? एक महीने नहीं देगा तो एक महीने के लिए जेल। और क्या था प्रावधान? और वो वही 1 साल के अंदर वो आवेदन कर सकती है अपने। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में वो डायरेक्टली देने से मना करता है तो उसके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। डिडक्ट कर लिए जाएंगे। 2-3 चीजें। देखो, अगर वो आदेश का पालन नहीं करता है तो पहली बात तो उसे बुलाया जाएगा कोर्ट में कि गुरु तुम क्यों नहीं ऐसा किए। तो इनका
पहले सुना जाएगा। याद रखना, कोई भी काम करने से पहले, जुर्माना ठोकने से पहले, सिविल जेल जाने भेजने से पहले इनको सुना जाना अनिवार्य है कि भाई क्यों नहीं आपने किया। ठीक, तो ये पहली बात तो अपना सफिशिएंट ग्राउंड बताएंगे कि मेरे पास पर्याप्त कारण है कि नहीं, दोनों आप बताइए कि आपने क्यों नहीं किया और क्यों हम आपको मुक्ति कर दें। क्या बात हुई, आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई समस्या हो गई, कोई दिक्कत है तो बताइए क्यों नहीं आपने ऐसा किया। ठीक है, अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं रहता है, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं रहता है तो वो वारंट जारी कर देगा। किस लिए? वसूलने के लिए। और वो कह सकता है कि इनसे अमाउंट प्रति माह, इनसे जो हमने तय किया है कि आप मंथली इतना इनको अलाउंस देंगे, भत्ता देंगे। शब्द क्या आया है? भत्ता, अलाउंस। ठीक है, अलाउंस शब्द आया। तो अब वारंट जारी कर देगा जुर्माना के रूप में वसूलने के लिए। ठीक है, जैसे फाइन वसूला जाता है उस प्रकार आपको जो आदेश दिया गया था अलाउंस के लिए, वो जुर्माना की तरह या फाइन की तरह वसूला जाए। ठीक है, जैसे वारंट पे पुलिस उठा लेंगे। हाँ, एक तो पुलिस का आप भय हटा दीजिए अपने मन से। वकील आप हैं, पुलिस का भय हटाइए। आपको हमेशा डर है। हाँ, पर्याप्त कारण है तो उस कारण पर वो विचार करेगा। ठीक है, विचार करेगा। पुलिस का सर भय नहीं। भाई हो सकता है, मान लो 1 मिनट के लिए पर्याप्त कारण। अब थोड़ा सा इसने पूछा है तो इसको भी हम यहाँ पर बता दें। ठीक है, मान लो उसने आदेश दे दिया, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भैया ऐसा है कि इनको 5,000 रुपये तुम महीना दो, और ये देता नहीं है। मामला गया कोर्ट में, कोर्ट ने आपको बुलाया, कहा कि गुरु क्यों नहीं तुम दे रहे हो, मामला क्या है? तो उसने कहा कि साहब क्या करें, जिस दिन आपने आदेश दिया था उसके अगले दिन वो अपने उसने रीमैरिज कर लिया। उसने क्या किया? रीमैरिज कर लिया। वो खारिज हो जाएगा। ठीक है, पर्याप्त कारण है ये। आदेश के बाद उसने शादी कर लिया चालाकी में कि अब तो आदेश हो ही गया है, शादी भी कर लो। 1 आध महीने तो ले ही लेंगे। कैसे लोग अधिकतर अब कैसा है कि माँ बाप मर भी जाते हैं तो पेंशन विभाग में बताया नहीं जाता। पहले था, अब तो खैर उनका जाना और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया। पहले के लोग करते यही थे, माँ बाप मर गया और पेंशन पर पेंशन उठाया जा रहा है। नहीं सर, अभी हाँ हाँ, मीटिंग होती है। हाँ, तो अब तो चीज़ें बदली। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का फ़ायदा तो हुआ है। सरकारी काम थोड़ा सा पहले जो जैसे तैसे चलता था वो अब नहीं चल रहा। तो इसने पुनर्विवाह कर लिया है। ठीक, या अपने किसी, या वो क्या किस अवस्था में है, वो उसने एडल्ट्री स्टार्ट कर दिया है। उसके तमाम मित्र हैं, उससे मिलने आते हैं। अब साहब हम कैसे दें ऐसे लोगों को? ठीक है, या हम लोग में जैसे कि अब ये जो मामले हैं आप ये बाद में दिखाएंगे, जो आप धारा पढ़ेंगे 127 में। ठीक, अब चूंकि तुमने बात किया वैसे भी समय नहीं है तो 127 के अंतर्गत ये सब बातें दी गई। ठीक, तो वो पुनर्विवाह है, वो एडल्ट्री में रह रही है, या हमारे बीच एक रीति रिवाज है साहब, कोर्ट में वो बता सकता है कि हमारे यहाँ एक रिचुअल्स है कि अगर आपस में जैसे कि हम लोग विवाह विच्छेद होता है या तलाक होता है तो एक मुश्त राशि, जैसे कि 1 करोड़ रुपया इन्हें दे दिया गया, इनके अकाउंट में कर दिया गया, या एक इनको मकान दे दिया गया, या इनकी अगर लड़कियां हैं तो उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया गया है। ठीक है, कोर्ट कचहरी से बचने के लिए भी इस प्रकार का प्रावधान आपस में बैठकर लोग कर लेते हैं। आपस में प्रावधान ऐसा कर लेते हैं, दोनों परिवार मिलता है, ठीक है भैया ऐसा है कि दहेज का तुम सामान हमको दे दो वापस, होता है ना ऐसा, दहेज का सामान दे दो, ये दे दो, वो दे दो, चलो फ्री। तो अगर इस प्रकार का रिचुअल से आपस में सहमति है, रीति रिवाज है कि आप रीति रिवाज के अनुसार एक मुश्त राशि आपको दे दिया गया है, एक मुश्त अमाउंट,
हाँ अदालत उनको एक मुश्त दिलवा देती है, जब दिलवा देती है अदालतें, ठीक है भाई। अदालत को क्या है मतलब, अदालत तो चाहती ही नहीं कि मुकदमा आगे बढ़े, वो तो पति पत्नी को बहुत समझाने का प्रयास वो करती। इसी वजह से तलाक का मुकदमा देखिए उसमें लिखा है 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक का मौका देती है कि भाई आपस में सुलह समझौता हो जाए, क्योंकि पति पत्नी में कभी भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं रहता है, लड़ाई का कोई भी ग्राउंड नहीं रहता है, कोई ठोस कारण नहीं। कोई कारण नहीं रहता। पत्नी पति को बदलना चाहती है और पति पत्नी को बदलना चाहता है। पत्नी कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग चलो, पति कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग चलो। सहमति से भी डरता है, तब भी उनको मीडिएशन में मतलब बुलाया जाता है। हाँ मीडिएशन में, इसी वजह से मीडिएशन का प्रावधान है। मीडिएशन जो हाई कोर्ट के पास है तो वहाँ पर इसी प्रकार के मामले समझाया जाता है। जज साहब आपको समझाते हैं कि मत ऐसा तुम करो। सब जगह, हाँ सब जगह होते हैं, ठीक। इनके लिए एक स्पेशल सर बनाया गया। हाँ छोटे छोटे मामलों के लिए। अरे देखिए बेवजह कानून पर खुद ही इतना ज़्यादा बोझ है, ऊपर से छोटे छोटे मामले। गांव में क्या होता है, हमारे एक खेत का आलू आपके खेत में कैसे चला गया, मामला गया कोर्ट में, यही सब होता है। और क्या होता है। पति पत्नी में आज तक कभी किसी अच्छे ग्राउंड पर लड़ाई हुई है? कभी नहीं हुई, ठीक है, नहीं हुई है भाई। हमारा मोबाइल अधिकतर जान जो कि वो तो क्लास है तो आया, नहीं तो हम रख देते हैं घड़ी पर, ठीक। आप इसमें लॉक लगा नहीं सकते, पत्नी के लिए फ्री होना चाहिए। लॉक आपने लगाया बवाल हो जाएगा, क्यों तुमने लॉक लगाया? व्हाट्सअप पर चेक कराओ, डेली होता है इसका चेक। हम तो छोड़ देते हैं मोबाइल तो हम छोड़ देते हैं, बहुत इच्छा हो तो उसी के सामने थोड़ा बहुत, और वो भी अगर एक ही रील कोई युवती अच्छा डांस कर रही उसी का रील बार बार देखने लगे तो अरे गुरु मामला कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो वो रील भी मुझे स्किप करना पड़ता है, तुरंत उसे हटाना पड़ता है। तो कोई ग्राउंड नहीं होता है लड़ाई का, बस हो जाता है। हाँ तो ये है, तो क्या करो। महिलाएं सब खुद देखती है, मोटा भारी वगैरह ये सब देखती है। हाँ ठीक है। तो ये आपका सफिशिएंट का पुनर्विवाह जारता में रह रही है, कोई रीति रिवाज के अनुसार आपको पूरा अमाउंट दे दिया गया, ठीक है। मुस्लिम विधि में एक क्वेश्चन एक बार आया था कि मेहर क्या होता है। मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने मेहर की राशि दे दिया भरण पोषण के बदले, तो क्या वो मान्य होगा? नहीं मान्य होगा, ठीक। मेहर का जो प्रावधान है याद रखिएगा, ये विवाह की पूर्व शर्त होती है, ठीक है। विवाह हाँ कंसिडरेशन होता है, कुल मिलाकर एक इसको कंसिडरेशन के रूप में भी मानिएगा मत, एक वो पूर्व शर्त होती है, ठीक है। यानी कि वो विवाह नामक संस्था में ही उसका कंडीशन है। भाई ऐसे देखा जाए कई केस में भी कहा गया है कि नहीं ये संविदा की तरह है, ठीक है। कुछ केस में कहा गया कि नहीं ये संविदा भी है और एक मुस्लिम विधि संस्कार भी है। तो इसका जो रूप देखा जाए तो मेहर वास्तव में है तो वही कंसिडरेशन ही है, ठीक है। लेकिन कई केस में प्रथा है, हाँ नहीं देखा जाए भाई। अब ऐसे अगर देखा जाए तो संविदा में होता क्या है, ऑफर होता है, प्रस्ताव, ठीक, और सामने वाला मामला एक्सेप्ट करता है। तो प्रस्ताव में भी होता क्या है कि आपको इतने मेहर के बदले, ठीक, तो मेहर का तो जिक्र होता है, और उसको जब स्त्री स्वीकार करते कबूल करती है तभी तो वो फाइनल होता है निकाह। तो है तो ये वही, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अब इसको अगर संस्कार का रूप देंगे तो ये लोग कहते हैं कि एक प्रकार का उसका सम्मान व्यक्त करना होता है, सम्मान देना, ठीक है। तो ये मेहर जो होता है, आप ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप साफ कहिए नहीं मेहर जो है वो भरण पोषण का स्थान नहीं ले सकते। एक क्वेश्चन मान लो कि और कई बार आया है कि मान लो करार आप कर देते हैं, एक एग्रीमेंट दोनों में होता है, किसमें? पति और पत्नी। पति और पत्नी में क्या हो जाता है? एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में ये बातें तय हो जाती हैं कि ऐसा है कि हम लोग में अगर भविष्य में कोई तलाक होता है या डाइवोर्स होता है तो
तो उस अवस्था में आप भरण पोषण के लिए दावा नहीं करेंगे। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? गुड। यानी तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह पढ़े हो, समझ में आया? ठीक है, क्यों नहीं है वैलिड? सेक्शन हाँ, आपस में पति और पत्नी ने एक एग्रीमेंट कर लिया। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? हमने सिर्फ एग्रीमेंट की बात किया, कोर्ट में तो बाद में जाएगा ना, पहले तुम इसकी बात करो ना, एग्रीमेंट कि क्या ये एग्रीमेंट भाई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कब आता है? एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप कब बनता है? जब वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है, वही तो एग्रीमेंट होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, इन्फोर्सिएबल हो। तो पहले यहाँ पे एग्रीमेंट की बात करो कि अगर पति पत्नी में एक एग्रीमेंट तो आप कर ही सकते हैं आपस में, तो क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल होती है? पति पत्नी आपस में करार करें कि हम भविष्य में मेंटेनेंस की हम लोग के बीच कोई कार्रवाई नहीं होगी, भले हम आपको छोड़ें या आप मुझे छोड़ें, तलाक हो या ना हो। अब आप बताइए इसका उत्तर। नहीं जी, ठीक है, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस का जो राइट है ये पत्नी को दिया गया है। इस राइट को आप रोक नहीं सकते, अन्यथा ये क्या हो जाएगा? लोक नीति के खिलाफ हो जाएगा। ठीक, ऐसे तो सभी लोग भाई प्रेम से जब पति पत्नी रहते हैं तो बहुत कुछ होता है, खूब हा हा ही और दुनिया की बातें, पति भी अपने सब प्रेम के किस्से बताता है और खूब पत्नी भी उससे उगलवा लेती है, और जब गुस्सा होती है तो उसी पर निकाल कर चप्पल से मारने लगती है, होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत खुश हो सब, अरे आप एग्रीमेंट लिख देते हैं, हम लोग में तो कभी प्यार हमारा अमर रहेगा, अमर ही रहेगा, लेकिन बाद में अगर मामला गया तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं आप कर सकते। ठीक, ऐसे तो कई एग्रीमेंट पति पत्नी आपस में कर लें और फिर किसी को मेंटेनेंस दिया ही नहीं जाए, तो फिर क्या होगा? पत्नी की दशा, आर्थिक दशा तो आपने खराब कर दिया। ठीक, तो ये पब्लिक जो पॉलिसी होती है इसके विरुद्ध हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो धारा है, धारा कौन सी है बताओ जल्दी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम लोग बहुत पढ़े हो, तब तुम लोग नहीं पढ़े हो, बोलो जी। धारा 23, ठीक है, धारा 23 के अंतर्गत ये लोक नीति के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो कि इलीगल हो। दिया है ना 23 में दिया है पढ़ना। हाँ, 27 में क्या है? कोई भी व्यापार करने के लिए अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट आपने किया है कि आप ऐसा व्यापार नहीं करेंगे, विवाह अवरोधक करार है ना कि आप विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए है वो। ये क्या है? भरण पोषण के लिए है। सर तब तो ये एग्रीमेंट बेकार है। कौन सा? अरे तभी तो वाइड है भाई, कहाँ हमने कहाँ इसको अच्छा कहा। आप इसका पालन कोर्ट द्वारा नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, कोर्ट इसका पालन नहीं करेगी क्योंकि ये क्या है? शून्य। इसका कुछ मतलब है? किसका एग्रीमेंट? आपसी प्यार और विश्वास को दिखाने का बस एक जरिया है। कोर्ट के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। इसको ना लिखिए। किसको? अरे भैया क्वेश्चन आ सकता है, तुम यार गजब आदमी हो भाई। तुम यहाँ पर नैतिक शिक्षा ले रहे हो कि कुछ कानून की भी भाषा? हम यहाँ पर तुमको क्वेश्चन बता रहे हैं, तुम कह रहे हो सर नहीं लिखा जाए। बड़ा इसमें कष्ट हो रहा है मुझे लिखने में। काहे भाई? ये बस फायदा लेने के, इनका पूरा उद्देश्य है शादी करने का, इसी वजह से। आप हानि देखती रहती है। तुम देखो क्वेश्चन बहुत सोच समझ पूछा करो, तो ये पार्टी तुम्हारे ऊपर कभी भी आक्रमण वो कर सकती है। तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। हमारे पास सेक्शन
ठीक है, सर इधर वाले भी यही है, उनके पास भी सेक्शन है। हाँ, सर यहाँ पे हम लोग का भी तो सेक्शन क्यों नहीं, है क्यों इसी क्लास में। और वो भी महिलाएं हैं, इनके पास तो विशेष राइट। हमारे पास तो स्पेशल राइट भी है यहाँ पे। ठीक है, सब शून्य करा देंगे। तो इस प्रकार रीति रिवाज के अनुसार अगर आपको पूरा अमाउंट मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एक पर्याप्त कारण माना जाता है, और ये जब कारण मिलता है तो उसके बाद से मजिस्ट्रेट अपने आदेश को वो निरस्त कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है या बिल्कुल खारिज कर देगा। ठीक है, इसके अलावा पहले ही आपको बताया था कि इन कारणों के अलावा जो सीआरपीसी में दिया गया, इन कारणों के अलावा भी पर्याप्त कारण होना चाहिए। जैसे कि आपको हमने बताया कि अगर तेल 200 रुपये लीटर है, कल के दिन 400 रुपये लीटर हो जाएगी, तो उसका भत्ता आपको बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से? वो महंगाई का भी असर पड़ेगा भत्ते पर। कल के दिन आपका बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, ज़्यादा पैसे चाहिए, वो दो। कल के दिन लड़की की हमने शादी फिक्स किया है, उसके लिए आप दो। सर उसके लिए तो एक ऑब्जेक्शन है, पहले से मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। कौन? हायर एजुकेशन के लिए हो जाता है। अरे वो तो हम जब आपसे पहले ही कहा था कि पर्याप्त साधन वो देखेगा ना। अब ये थोड़े नहीं कि पति बेचारा ठेला खींच कर आपको दे रहा है और आप कहिए कि हम अपने दृष्टि में कोचिंग कराना चाहते हैं। वैसे यार कोचिंग का नाम तुम ऑन कैमरा तुम लिवा रहे हो, मुकदमा हो जाएगा मेरे ऊपर, जान। वकील हम रखेंगे तुम ही। हाँ, एक साल तक कोई बदली 1000 रुपये लेती थी। हाँ, एक साल में 1000 रुपये देता है, लेकिन कोई परिवर्तन करा दिया भत्ते में। सर मेरा इसमें काम नहीं चल रहा है, तो 1000 रुपये होने चाहिए। बस परिवर्तन हो सकता है, ऐसा नहीं। ठीक, तो जैसी रहेगी परिस्थिति वैसा परिवर्तन हो जाएगा। लास्ट जो इम्पोर्टेंट बताया था वो क्या बताया था आपको? बकाया अलाउंस या बकाया भत्ता। आदेश ठीक ठाक है, आदेश की लीगलिटी में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, और ये पतिदेव क्या कर रहे हैं? भत्ता नहीं दे रहे हैं, भत्ता नहीं दे रहे हैं, या एक आध महीने का दिया, एक आध महीने का नहीं दिया। क्या बोलो, पूछना है कुछ? अलाउंस भत्ता का। ठीक है, बकाया भत्ता इंग्लिश में अलाउंस कहा जाता है इसे। ठीक है, ये याद रखिएगा, सीआरपीसी में इसको क्या कहा गया? इसको मंथली बांटा गया है, यानी मासिक। इसको मंथली आप अलाउंस दीजिए, जितना मजिस्ट्रेट साहब तय किए हैं। अगर बकाया होगा तो प्रति माह के हिसाब से क्या हो जाएगा? 1 माह का बकाया, 1 माह की जेल। एक माह का बकाया, 1 माह का जेल, काम खत्म। सर अगर पति बोलता है कि ठीक है, थोड़ा अगर हमको समय दे दे तो हम 2-4 दिन में दे दें। हाँ, तो कंसीडर करेगा कोर्ट, ऐसा नहीं, कंसीडर करेगा। ठीक है, सर थोड़ा कुछ कारण वार बता दें, सर ऐसा है। भाई हम आपसे पहले ही कहे कि पारिवारिक मामलों में वो एकदम दंड प्रक्रिया संहिता या सीपीसी का एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आपस, हाँ, रियायत, जैसे तुम चाहो भैया, तुम लोग साथ रहो, हमको मुक्त करो। ठीक है, जज साहब लोग एकदम तनाव में आते हैं ना, बेवजह की बातें होती हैं। वो तो पारिवारिक कहीं जज बनाते हैं। इस बार उसमें लिक्विडेशन में लगाते हैं, इसलिए। हाँ भाई, बात ये है कि जो जज साहब बैठा है उसके सामने ये सब समस्याएं आती हैं, तो उस समस्या तो खुद वो ग्रसित है बेचारा, वो भी तो ग्रसित है, उसकी भी तो आंखों में आंसू भाई आता होगा उस समय कि यार मामला तो वही है जो मेरे साथ हो रहा है। कष्ट तो भाई उसे भी होता होगा, तो उस कष्ट को चाहता है कि भैया जल्दी हटो यहाँ से, नहीं तो अब हम रोना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब देखो, अब बकाया भत्ता प्रति माह के हिसाब से इनको 1 साल जेल। ठीक है,
इसके अलावा हमने आपको बताया था क्या, जुर्माने की तरह वसूली जाएगी। जुर्माने में आपका क्या हो जाएगा, कुर्की हो जाएगी, कुर्की। ठीक है, आपकी जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे अटैच कर दिया जाएगा। डीएम साहब को बोल दिया जाएगा भैया ये बकाया नहीं दे रहे हैं, इनको एज फाइन वसूला जाए। ठीक है, तो ये इनकी कुर्की हो सकती है। पहली कुर्की चल संपत्ति की होती है, चल संपत्ति के अंतर्गत उसका वेतन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी कुर्की ये कब लागू होगा, 2006 महीना ना दे बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1 महीने के लिए आपने तो बता दिया। हाँ, तो बस वही बात है, 1 महीने अगर आपने नहीं दिया तो आप प्रोसीजर शुरू करवा सकते हैं, आपको राइट है, याद आप रखिएगा। ठीक है, अब मान लो हमने आपसे यही कहा, चलो ये तो आप समझ गए कि क्या क्या हो सकता है, जुर्माना, और जुर्माने को वो कुर्की की तरह वसूला जा सकता है। ठीक है, मूवेबल हो या इमूवेबल, पहला दायित्व तो मूवेबल प्रॉपर्टी की ही आती है। ठीक है, कोशिश यही किया जाता है कि आपकी अचल संपत्ति को छेड़ा ना जाए, और नहीं है तो फिर मजबूरी है। ठीक है, और इसके अलावा हमने आपसे कहा था बकाया राशि, ये है बकाया। ठीक, सर ये तो लिख सकते हैं ना कि हो सकता है अचल संपत्ति चल संपत्ति दोनों का हो सकता है, दोनों का हो सकता है। ठीक है, दोनों का हो सकता है, कोर्ट के ऊपर है। चल संपत्ति आपके पास पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो आपका खेत खलिहान बिकवा देगी वो, इसमें क्या। ठीक, अब एक बात और हमने बताया था कि मान लो बकाया आपका हो गया, मान लो कि जनवरी का बकाया है, जनवरी 2000 क्या ये चल रहा है 24, मान लो जनवरी का आपका बकाया है। ठीक, तो एक लिमिटेशन यहाँ पर लागू कर दिया गया है, जैसे कि एक पक्षीय एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर लिमिटेशन क्या है, 3 मंथ। 3 मंथ के अंतर्गत आपने अगर उसके विरुद्ध आप नहीं गए तो वो उसे फाइनल कर देगा मजिस्ट्रेट। ठीक, इसी तरह यहाँ पर है कि जनवरी 2024 का अगर बकाया है तो इसमें ये बताया गया कि ये आप 1 वर्ष के अंदर आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जाइए, यानी कि जनवरी 25 के पहले आप जनवरी 2024 के बकाया के लिए आप आवेदन कर दो। समझ में आया? 1 वर्ष से पहले चाहे सर। हाँ, अब आप जनवरी 2025 के अंदर ही आपको इसके लिए आप आवेदन कर दो। ठीक, अगर आप फरवरी 2025 में गए तो ये जनवरी 2024 का लैप्स हो जाएगा, कोर्ट आपको नहीं देगी। ठीक है, तो ये बकाया के लिए जो परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन दिया गया है, लिमिटेशन वो क्या है, 1 ईयर, 1 वर्ष। ठीक, जिस महीने का बकाया है उस महीने से जोड़ लेना, 1 महीने का होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये लिमिटेशन का ये है, और कुछ पूछना है तो पूछो। ये चैप्टर समाप्त हो गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, किससे, बेयर एक्ट से। कुछ है नहीं, मेन बातें आपको हमने बता दिया, केस भी आपको लिखवा दिया। इसको 2 बार अगर रीड कर लें तो अच्छे से। यार इतना 2 क्लास हो चुका, और इतने हम विस्तार से पढ़ाए हैं, अब क्या आपको चाहिए? सर गंगा शरण बनम शकुंतला देवी का जो बात आपने बताया था, हाँ, सौतेली माँ, यस, हाँ, सौतेली माँ, कोई सौतेला बाप भी ले सकता है? क्यों? अब इसमें ऐसा कोई केस तो आया नहीं है। ये शायद नहीं ले सकता है। जब आपका अपना बाप है तो सौतेला बाप के चक्कर में काहे में पड़े हो? बाप है नहीं, अरे तो यार सौतेला बाप, हमको तो नहीं लगता कि सौतेला बाप है। हाँ, ले सकता है। कोई उनका पहला चलो इस बारे में हम थोड़ा सा वो कर लेंगे। ठीक है, कहते हैं कि इस बारे में